गौरी और बलराम, एक अमर प्रेम। हरे भरे खेतों के बीच बसा एक शांत गांव जिसका नाम पाली है। किसान रघु की गौशाला में दो जानवर, गाय गौरी और बैल बलराम रहते हैं। बचपन से साथ पलकर बड़े हुए गौरी और बलराम एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। दोनों में अटूट प्रेम था जिसे शायद ही कोई तोड़ सकता था। गौरी अपनी कोमलता और प्रेम से सबका दिल जीत लेती थी, जबकि बलराम अपनी मेहनत और ताकत से खेतों को उर्वर बनाता था। रघु का परिवार गौरी के दूध पर निर्भर था और बलराम खेतों में हल चलाकर रघु का सहारा बना हुआ था। जब बलराम थककर खेत से लौटता तो गौरी प्यार से उसे सहलाती, और जब गौरी उदास होती तो बलराम उसके पास खड़ा होकर उसे शांत करता, उसे सहारा देता, उसकी ढाल बनता। गौरी और बलराम सिर्फ जानवर ही नहीं थे, वो किसान के परिवार का हिस्सा थे। गाँव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। एक दिन की बात है, मैं तो कहती हूँ हम इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे हैं, खेतों में जब सूखा ही पड़ रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। मेरा तो सोच सोच कर ही सर फटा जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, बारिश ना हुई तो फसल कहाँ से होगी, हम क्या खाएंगे? लगता है हम खुद भूखे मर जाएंगे, तो इन जानवरों को क्या खिलाएंगे? देखते ही देखते गांव में सूखा पड़ गया। पानी की बिल्कुल कमी हो गई। पानी की कमी से फसलें बर्बाद हो गईं और किसान के घर में खाने के लाले पड़ गए। अरे रघु भाई, जब गांव में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सूखा इस कदर बढ़ गया है कि अपने घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं, तो तुम्हें कौन सा शौक पड़ गया है ये दो दो जानवर पालने का? देखो तो, खाना ना होने की वजह से गांव में सभी ने अपने अपने जानवर बेच दिए हैं। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। यूँ तो रघु अपने दोनों गाय बैल से बहुत प्रेम करता था, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। मजबूर होकर उसे फैसला लेना पड़ा कि वो अपने किसी एक जानवर को बेच देगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों में से किसको बेचे। रघु ने गौरी और बलराम को देखा। गौरी किसान के बच्चों के लिए दूध देती थी, इसलिए उसे बेचना कठिन था। बलराम अब बूढ़ा हो चुका था और उतनी मेहनत नहीं कर सकता था। आंसू भरी आंखों से रघु ने तय किया कि वो बलराम को बेच देगा। मुझे माफ करना बलराम, मैं तुम्हें नहीं बेचना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मेरे पास खुद के लिए और अपने परिवार के लिए खिलाने को कुछ नहीं है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही इस समय खिला सकता हूँ, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं गौरी को रखूंगा और तुम्हें बेच दूंगा। मैं तुम्हें इसलिए बेच रहा हूँ ताकि तुम किसी के घर जाकर भरपेट खाना खा सको, यहाँ भूखे ना मरो। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रघु व्यापारी को बुलाता है। रघु और उसकी पत्नी दोनों बलराम के पैर छूकर नम आंखों से उसे व्यापारी को बेच देते हैं। गौरी की आंखों से आंसुओं के झरने बह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, बलराम, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। कभी तुम्हारे बिना जीना ही नहीं सीखा, तो आज मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे बिना? गौरी, गौरी सुनो मेरी बात, रो मत। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। जानती हो ना, तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी ताकत है। उम्मीद मत हारो, क्या पता हम फिर मिले। कब बलराम, कब मिलेंगे हम? जब मैं मर जाऊंगी तब। जानवर कभी अगर एक बार बिछड़े तो दोबारा नहीं मिलते। गौरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी यादें छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारी बहुत सारी यादें लेकर जा रहा हूँ। हम दोनों उन यादों के सहारे जिएंगे और दोबारा मिलने की आस को कभी नहीं छोड़ेंगे। गौरी को सहारा देकर समझाने वाला बलराम खुद जुदाई की आग में जलकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। जब बलराम को बैलगाड़ी में चढ़ाया गया तो गौरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने जोर जोर से रंभाकर विरोध किया। बलराम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गौरी, हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, लेकिन हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। तुम मेरी यादों में हमेशा रहोगी। गौरी गाड़ी के पीछे बहुत देर तक भागती रही। व्यापारी बलराम को ले ही गया। ये दृश्य रघु के परिवार के साथ पूरा गांव देख रहा था और ये देखकर सब रो रहे थे। अब गौरी हर रात उसे याद करके उदास और रोती रहती थी। उसने खाना कम कर दिया था और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। वहीं व्यापारी ने बलराम को एक भारी गाड़ी खींचने के लिए लगा दिया था। बलराम बूढ़ा और कमजोर था, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर होने की वजह से वो बहुत जल्दी थक जाता था, लेकिन उसके दिल में गौरी की यादें उसे जीने का सहारा देती थी। वहीं गौरी ने बलराम की अनुपस्थिति में पूरी गौशाला को खाली महसूस कराया। उसने मालिक रघु को बलराम की कमी महसूस करवाई। धीरे धीरे रघु को ये समझ आ गया कि गौरी बलराम के बिना नहीं जी सकती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बलराम को बेच के। कितनी आसानी से हम अपनी जरूरत के मुताबिक किसी जानवर को बहुत जल्द बेच भी देते हैं और खरीद भी लेते हैं। अरे इतना भी नहीं सोचते कि जैसे हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, ये जानवर भी उसी तरह एक दूसरे को अपना परिवार समझते हैं, प्यार करते हैं। जब मुसीबत के घड़ी में हम अपने परिवार को नहीं छोड़ते, तो मुसीबत आने पर इन जानवरों को क्यों बेच देते हैं? अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी हाल में बलराम को घर ले आऊंगा। अब आप सही फैसला लेने जा रहे हैं जी। आप जल्दी से जाइए और अपने बलराम को ले आइए।
गौरी के हालात देखकर रघु ने फैसला किया कि वो किसी भी तरह बलराम को वापस लाएगा। रघु ने अपना बचा खुचा अंदर रखा हुआ पुराना अनाज बेच दिया और कुछ पैसे उधार लेकर व्यापारी से बलराम को वापस खरीदने का संकल्प लिया। और थोड़े दिनों में रघु व्यापारी को उसके पैसे लौटा देता है और बलराम को वापस घर ले आता है। जब बलराम वापस लौटता है तो गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जोर से रंभाकर अपनी खुशी जाहिर की। बलराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना गौरी, हम फिर से मिलेंगे। मैं जानता था और ये भी जानता था कि तुम मुझे बुला रही हो। तुम सही कहते थे बलराम, पर तुम ये नहीं जानते तुम्हारे बिना मैंने ये दिन कैसे गुजारे हैं। अब कभी मुझे छोड़कर ना जाना। जीवन के जो थोड़े दिन बचे हैं वो हम साथ में ही जिएंगे और साथ में ही मरेंगे। दोनों एक दूसरे के गले लगे और दोनों ने एक दूसरे के पास खड़े होकर वो खुशी के पल जिए जिसे किसी ने तोड़ा नहीं और कभी ना जुदा होने का एक दूसरे से वादा किया। गांव वाले इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए थे। गौरी और बलराम के अमर प्रेम ने हर किसी को ये सिखाया कि सच्चे रिश्ते कभी दूरियों या परिस्थितियों से खत्म नहीं होते। रघु ने भी दोनों को कभी अलग न करने का वादा किया। अब गांव में हर कोई उनकी कहानी सुनाता है, गौरी और बलराम की कहानी, जो सच्चे प्रेम और बलिदान की मिसाल बन गई। रजनी और पिंकी की एक ही घर में शादी हुई थी। दोनों बहनें होने के साथ साथ देवरानी और जेठानी भी थी। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम और स्नेह था। बड़ी बहन रजनी की कोई संतान नहीं थी, वहीं छोटी बहन पिंकी की एक बेटी मुन्नी थी। रजनी की कोई संतान न होने के कारण वो मुन्नी को ही अपनी बेटी मानती थी। साथ में रजनी ने अपना दिल बहलाने के लिए एक गाय भी रखी थी। उसकी गाय बहुत ही भली थी। वो भी अपनी मालकिन के प्यार का बहुत आदर और सम्मान करती थी। उसका एक चुलबुला और शरारती सा बछड़ा था। मुन्नी उस बछड़े के साथ बहुत प्रेम करती थी। मुन्नी बस स्कूल से आकर बछड़े के साथ खेलती रहती थी और उसे अपने साथ खेलने के लिए बाहर भी ले जाया करती थी। जीजी, मैंने गौरी की गौशाला से गोबर निकाल दिया है। अब तुम जाकर गौरी गैया से दूध निकाल लेना। तब तक मैं शाम के नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जेठ जी और वो घर आते ही होंगे। हाँ पिंकी, ठीक है, मैं गौरी गैया से दूध निकाल कर आती हूँ। तब तक तुम शाम का नाश्ता तैयार कर लो। बड़ी माँ, मैं भी आपके साथ चलूं? आप गौरी गैया से दूध निकाल लेना, तब तक मैं बीनू के साथ खेल लूंगी। ओ मेरी मुन्नी, चलो मेरे साथ चलो। जब तक रजनी गौरी से दूध निकालती है, मुन्नी तब तक गौरी के बछड़े बीनू के साथ खूब खेलती है। गौरी को भी मुन्नी से बहुत स्नेह था। उसे बहुत अच्छा लगता था जब बीनू और मुन्नी साथ में खेलते थे। फिर एक दिन की बात है, मुन्नी स्कूल से घर आती है। बीनू, क्या तुम मेरे साथ खेलने के लिए बाहर चलोगे? हाँ मुन्नी, चलो। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि जब तुम आओगे फिर हम दोनों साथ खेलेंगे। माँ, मैं मुन्नी के साथ खेलने बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बीनू, जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। समय से दोनों घर वापस आ जाना। बीनू और मुन्नी एक साथ खेलने के लिए घर के पीछे वाले बगीचे में जाते हैं। इस बगीचे में एक बहुत बड़ा और गहरा दलदल था। उस दलदल के ऊपर घास और पत्तियां थी, जिस वजह से दलदल का पता नहीं चल रहा था कि नीचे दलदल है। अचानक से खेलते खेलते बीनू का पैर उस दलदल में फंस जाता है। अरे, ये मेरा पैर कैसे फंस गया? और मेरा पैर तो अंदर ही धंसता जा रहा है, मतलब मैं डूबता ही जा रहा हूँ। बीनू ये क्या हो रहा है? तुम जमीन के अंदर कैसे डूबते जा रहे हो? ये क्या हो रहा है बीनू? वापस आ जाओ। नहीं मुन्नी, तुम इस ओर मत आना। लगता है ये कोई दलदल है, मैं इसमें बुरी तरह फंस गया हूँ। धीरे धीरे बीनू मुन्नी की आंखों के सामने उस दलदल में डूब जाता है। मुन्नी आवाज लगाती रहती है, लेकिन अब बीनू पूरी तरह से दलदल में डूब चुका था। उसे बीनू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर रोती घबराती हुई मुन्नी भागकर घर आ जाती है और डर के मारे कमरे में आकर एक कोने में छुप जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद पिंकी रजनी से पूछती है, जीजी, बहुत देर से मुझे मुन्नी नजर नहीं आ रही है, क्या आपने मुन्नी को देखा है? अरे पिंकी, कहाँ होगी मुन्नी? तुम्हें तो पता ही है बीनू के साथ उसको कितना प्रेम है, उसी के साथ खेल रही होगी। हाँ जीजी, आप सही कह रही हैं, मैं जाकर देखती हूँ। उधर गौरी गैया को भी बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि बहुत समय से बीनू और मुन्नी घर नहीं लौटे थे। हे भगवान, मेरा जी क्यों घबरा रहा है? बीनू कब से गया है मुन्नी के साथ खेलने, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा। आज तक उसने कभी देर नहीं लगाई। हे भगवान, सब ठीक हो। गौरी, मुन्नी बीनू के साथ खेलने इस तरफ आई है क्या? नहीं मालकिन, बीनू और मुन्नी तो कब से यहाँ से खेलने के लिए बाहर गए हैं और मैंने कहा था कि समय से घर लौट आना, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। क्या वो दोनों आखिर गए कहाँ? मुन्नी और बीनू के गायब होने से सब बहुत घबरा जाते हैं और सभी इधर उधर ढूंढने लगते हैं। पिंकी, तुम ये क्या कर रही थी? पूरा दिन मुन्नी और बीनू इतने समय से गायब है और तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। जानती हो ना, मुन्नी हम सबका इकलौता सहारा है। हाँ रजनी, मुझे तुम दोनों से यूं उम्मीद नहीं थी। मुन्नी और बीनू का ध्यान सही से नहीं रखा तुम दोनों ने। बच्चों के गायब होने पर दोनों पति अपनी पत्नियों पर खूब गुस्सा करते हैं। चारों ओर ढूंढने पर भी उन्हें बीनू और मुन्नी कहीं नहीं मिलते हैं।
फिर चारों मिलकर उन्हें बाहर ढूंढने निकलते हैं। तभी गांव का ही एक बच्चा उन्हें बताता है, काका, मैंने बीनू और मुन्नी को आपके घर के पीछे वाले बगीचे की ओर जाते देखा था। जब सभी भागते हुए बगीचे में पहुंचते हैं तो जो सबने देखा उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि दलदल में हल्का सा बीनू का पैर नजर आ रहा है। सभी मिलकर बीनू को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि बीनू तो दलदल के अंदर ही मर चुका था। हे भगवान, ये बीनू को क्या हो गया? अब हम इसकी माँ को क्या जवाब देंगे? भगवान, तूने ये क्या किया? इतने मासूम बच्चे की जान क्यों ले ली? सभी लोग बीनू को उठाकर उसकी माँ गौरी के पास ले आते हैं। जब गौरी अपने बच्चे को इस हालत में देखती है तो वो जमीन पर गिर जाती है। बीनू, बीनू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मालकिन, मालकिन, आप दोनों क्यों रो रही हैं? अब चुप हो जाइए। मेरे बीनू को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है, वो मर नहीं सकता। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बीनू, बेटा, बेटा उठो, उठो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी पसंदीदा हरी हरी पत्तियां देखो एक तरफ करके रखी है। तुम्हें हरी हरी पत्तियां बहुत पसंद है ना? चलो चलो उठकर खा लो। भैया, हमें बीनू को सूरज ढलने से पहले दफनाने के लिए ले जाना होगा। सूरज ढलने ही वाला है, हमें इसी समय बीनू की लाश को ले जाना होगा। हाँ राजेश, तुम सही कह रहे हो, चलो ले चलो इसे। राजेश और कमल के साथ कुछ गांव वाले भी बीनू की लाश को उठाकर पास के ही जंगल में दफन करने के लिए ले जाते हैं। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? छोड़ो, छोड़ो, वो मरा नहीं, वो जिंदा है। मालकिन, मालकिन, रोकिए सबको, मेरे बच्चे को क्यों ले जा रहे हैं? बीनू को सब लोग मिलकर जंगल में दफना देते हैं। वहीं गौरी बीनू की मौत के सदमे से बहुत बीमार रहने लगी। अब तो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। राजेश और कमल अपनी गाय के इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन गौरी फिर भी ठीक नहीं होती और कुछ ही दिनों में वो भी मर जाती है। उसे भी उसी जंगल में बीनू की ही समाधि के साथ दफन किया जाता है। तभी कुछ दिनों के बाद बीनू की समाधि पर गौरी की आत्मा बैठकर रोने लगती है। बीनू बेटा, उठ जा मेरे बच्चे, मैंने तुझे दूध पिलाना है, तू भूखा होगा ना इतने दिनों से? आजा बेटा, मेरे पास आजा। गौरी बीनू की समाधि से मिट्टी हटाने लगती है। मिट्टी हटाकर वो बीनू को अंदर से बाहर निकाल लेती है। अब बीनू के शरीर पर मांस तो बचा नहीं था। समाधि के अंदर से उसका कंकाल ही बाहर निकलता है और उस कंकाल को देखकर गौरी बहुत रोती है और उसे सीने से लगा लेती है। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया तुझे? तू कितना बदल गया है। तेरे साथ सब लोगों ने बहुत गलत किया है बच्चे। गौरी बीनू के कंकाल को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती है और उसे प्यार देने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद की बात है। मुन्नी अपनी माँ पिंकी के साथ सो रही थी कि तभी मुन्नी की आधी रात को आंख खुलती है और जैसे उसे महसूस होता है कि दरवाजे पर बीनू खड़ा है और उसे बुला रहा है। मुन्नी, ओ मुन्नी, आओ ना, मेरे साथ खेलो। बीनू, तुम आ गए? तुम इतने दिन कहाँ थे? मुन्नी, मैं बस यही था, तुम्हें ही दिखाई नहीं दे रहा था। आओ मुन्नी, मेरे साथ चलो, हम दोनों जंगल में खेलेंगे। लेकिन बीनू, इतनी रात को हम कैसे खेलने जा सकते हैं? अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। माँ को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम चुपके से निकल जाएंगे। ठीक है, चलो फिर। जैसे ही मुन्नी बीनू की आत्मा के साथ चलती है, उसी समय पिंकी की भी आंख खुल जाती है और पिंकी अपनी बेटी मुन्नी को रोक लेती है। बेटी, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? माँ, बीनू आया था और देखो ना माँ, तुम्हें देखकर चला भी गया। वो बोल रहा था कि वो कहीं नहीं गया था, वो यहीं था और वो मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा है। माँ, नहीं मुन्नी, तुम ऐसे किसी के कहने में आकर कहीं मत जाना। बीनू और उसकी माँ मर चुके हैं। तुम कहीं मत जाना। सुना तुमने? वो बीनू नहीं, उसकी आत्मा थी जो तुम्हें बुला रही है। वादा करो मुझसे, तुम ऐसे किसी के भी बुलाने पर कभी नहीं जाओगी। ठीक है माँ, मैं किसी के भी बुलाने पर नहीं जाऊंगी। पिंकी मुन्नी के लिए बहुत घबरा जाती है, क्योंकि मुन्नी के साथ बीनू को बहुत लगाव था और पिंकी को डर था कि कहीं बीनू की आत्मा मुन्नी के साथ कुछ कर न बैठे। अब हर रोज सभी गांव वालों को उस जंगल में गौरी और बीनू की आत्मा दिखाई देती थी। कभी वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे को प्यार करते थे तो कभी एक दूसरे के लिए रोते थे।